हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 हिस्ट्री का आज से ही बच्चों को हम लोग जितने भी पेपर सवाल आते हैं 15 नंबर 5 नंबर 1 मार्क सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और इसी क्रम में आप सभी बच्चों को यहाँ पर ये वीडियो जो है इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर में आपका आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। पहला सवाल है, वैज्ञानिक क्रांति के महत्व का संक्षेप में वर्णन करें। यानी वैज्ञानिक क्रांति का साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है उसका क्या महत्व है। ये सवाल पेपर में आपको देखा जाए तो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है इस सवाल को कुछ चेंजेस करके और आपको 15 मार्क्स में भी पूछ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग आपसे बच्चों को 15 मार्क्स के हिसाब से बताते हैं। पेपर में जैसा है, चाहे 5 मार्क्स हो 15 मार्क्स हो, अपन बना के लिखिएगा। तो वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो विश्व इतिहास है यानी मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है, बेसिक मॉडर्न वर्ल्ड का जो इतिहास है हमारे पास है, इसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसने हमारी मानव सोच, ज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र को बहुत ही डीपली यहाँ प्रभावित किया। ठीक है, यानी गहराई से प्रभावित किया। यह क्रांति लगभग कहा जाए 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में बोलिए या फिर पूरे विश्व में बोलिए, जो भी चेंजेस हुए चाहे वो साइंटिफिकली हमारे पास हो, जिसके परिणाम से क्या हुआ, जो भी हमारी पारंपरिक मान्यताएं थी, अंधविश्वास थे, इनकी जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ले ली। संक्षेप में कहा जाए तो विज्ञान का विकास, ये विज्ञान का विकास नहीं था बल्कि लोगों के सोचने के तरीका में एक बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन देखने को मिला था इस कालखंड में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट से। तो ज्ञान और सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। जैसे वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। पहले ज्ञान का आधार जो था वो धार्मिक ग्रंथ था, परंपराएं थी और प्राचीन जो विद्वान थे उनकी जो भी मान्यताएं थी वो थी। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के दौरान क्या हुआ, निकोलस कॉपरनिकस हो गए, गैलीलियो गैली हो गए, आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सत्य को समझने के लिए हमें उस पर प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद उनसे जो भी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन मिलना चाहिए उनको समझना चाहिए। इससे मानव सोच में तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब लोग कोई भी चीज़ अगर आप देखिएगा तो आप बिना बिना साइंटिफिक बातों को समझ के, बिना कोई लॉजिक का आप कोई भी चीज़ को सोचते समझते उसके बाद ही उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ सीखने को मिला था। अगला है, अंधविश्वास और धर्म के प्रभुत्व में कमी हुआ। मध्यकाल में जो चर्च था और जो चर्च का जो समाज और ज्ञान पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने इस प्रभुत्व को चुनौती दे दिया। उदाहरण के लिए जैसे गैलीलियो गैली ने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती, घूमती है, और ये चर्च की मान्यता के खिलाफ था। इस प्रकार वैज्ञानिक जो क्रांति थी उसने अंधविश्वास और जो धार्मिक कट्टरता था उसको कमजोर किया और लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने की यहाँ पर प्रेरणा दी। यही आधुनिक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर समाज की नींव बन के उभर रहा था। तीसरा है, आधुनिक जो माफ करिएगा विज्ञान है उसकी नींव का देखिए निर्माण होना। जैसे यहाँ बताया हुआ है, वैज्ञानिक क्रांति ने भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि सभी जो भी क्षेत्र है उनमें आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। जैसे आइजैक न्यूटन की गति के नियम पढ़ते होंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो आज भी हम लोग के विज्ञान का आधार बना हुआ है। इसी प्रकार जोहान्स केपलर का सिद्धांत जो कि ग्रह की गति के बारे में बताया हुआ था, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ। इस प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, हमारे पास है विज्ञान को एक संगठित और व्यवस्थित विषय के रूप में यहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जैसे हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी वैज्ञानिक क्रांति से ही संभव हो पाया क्योंकि वैज्ञानिक खोज और तकनीकी विकास ने मशीनों के निर्माण को संभव बनाया था। ठीक है, उनके निर्माण से बेसिकली कहा जाए तो ये संभव हो पाया। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक और रसायन विज्ञान में बहुत सारे छोटे छोटे कह सकते हैं विकास के उद्योग में बहुत सारी नई चीज़ें जन्म लिया। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारी मशीन देखते हैं, उसी टाइम के इन्वेंशन है हमारे पास, है ना। इसलिए उत्पादन वृद्धि भी, रोजगार के लोगों को नए अवसर मिले, आर्थिक विकास हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक क्रांति ने आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव रखी। शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। वैज्ञानिक क्रांति के बाद शिक्षा का स्वरूप बदल गया। अब हम लोग शिक्षा में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति को महत्व दिया जाने लगा। विश्वविद्यालय में विज्ञान विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाना और नई नई जो खोज की गई उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इससे शिक्षा अधिक व्यवहारिक हुई और उपयोगी बन गई। छात्रों में जो जिज्ञासा है, मतलब क्यूरियोसिटी रहती कोई चीज़ जानने की, और खोज की भावना यहाँ पर विकसित हुई। छठा पॉइंट है, मानव जीवन में सुधार हुआ। वैज्ञानिक क्रांति के कारण चिकित्सा बोलिए, परिवहन बोलिए, संचार बोलिए और अन्य भी कई क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। इससे मानव जीवन अत्यंत ही सुविधाजनक और सुरक्षित बना। चिकित्सा विज्ञान के नई खोजों के कारण रोगों का जो इलाज है वो संभव हो पाया और जीवन प्रतिशत मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो बढ़ी। इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवहन और संचार के साधनों में दुनिया को बेसिकली क्या बनाकर रख दिया, छोटा बनाकर रख दिया। सातवां पॉइंट है, लोकतंत्र और आधुनिक जो विचारधाराएं या जो विचार है उन पर प्रभाव भी पड़ा। वैज्ञानिक क्रांति न केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि राजनीति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला।
ताकि और स्वतंत्र विचारधारा के विकास से लोकतंत्र में समानता हो, स्वतंत्रता हो, जैसी कई विचारों को जन्म दिया। यही क्रांति आगे चल के हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कई घटनाओं के लिए प्रेरणा बनी, जिसने आधुनिक जो लोकतंत्र है उस व्यवस्था की यहाँ पर नींव रखने का कार्य किया। आठवां पॉइंट है मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म और व्यक्तित्ववाद यानी इंडिविजुअलिज्म। इससे विकास हुआ। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति ने मानव को केंद्र में रखकर सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अब लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और अनुभव का भरोसा करने लगे कि क्या सही है क्या गलत, ये सोच आ गया। इससे मानवतावाद और विकासवाद का विकास हुआ, जिससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और उसकी गरिमा को महत्व दिया जाने लगा। नौवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और खोजों में। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति के कारण ही नौवहन, नेविगेशन बोलिए और खगोल विज्ञान में सुधार हुआ, जिससे नई नई समुद्री यात्रा संभव हो पाई। इसने यूरोप के देशों से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित किया। इससे व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और विश्व एक दूसरे के करीब आने लगा। 10वां पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। वैज्ञानिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। इसमें फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कर्ट ने इस पद्धति को विकसित किया। इस पद्धति में हम लोग अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण, इसको सभी चीज़ शामिल करते हैं। और आज भी ये सभी चीज़ों को हमारा जो शोध होते हैं, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या रिसर्च होता है, वो इसी पर आधारित होता है। 11 पॉइंट है प्रकृति के प्रति नई दृष्टि देखिए। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति से पहले प्रकृति को रहस्यमय और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति के नियम निश्चित है और उन्हें समझने योग्य हमारे पास है। इस प्रकृति के अध्ययन में रुचि दिखाई लोगों ने और पर्यावरण विज्ञान जैसे कई नए क्षेत्रों का विकास हुआ। 12वां पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखने को मिले। वैज्ञानिक क्रांति ने समाज में भी बड़े बदलाव लाए। इससे जो मध्य वर्ग का विकास हुआ या उदय हुआ और समाज में गतिशीलता बढ़ी, जिससे आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और उद्योग विकास हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। ये सभी चीजें देखने को मिली। निष्कर्ष के रूप में बात करें तो अंततः हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल विज्ञान को विकसित किया बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, समाज हो, राजनीति हो, सभी को गहराई से प्रभावित किया। इस क्रांति ने अंधविश्वास और परंपराओं के स्थान पर तर्क, प्रयोग और वैज्ञानिक सोच को स्थापित किया। आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के योगदान ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और आज ये हमारे उसी आधुनिक विश्व का उसी का परिणाम। इस प्रकार वैज्ञानिक क्रांति का जो महत्व है अत्यंत ही व्यापक है और बहुआयामी है। यह आधुनिक युग की आधारशिला बना और मानव प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन के ये उभरा था हमारे पास। तो ये था पहला सवाल जो आपसे बच्चों को, चाहे वो 5 मार्क्स के पूछे, 15 मार्क्स के लिए पूछे, हमने प्रॉपर आपको आंसर बता दिया कि आपसे बच्चे से मिनिमम 3 से 3.5 पेज तक आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। अगर आपको लगता है कि हम लोग आपको अच्छे से पढ़ा रहे, बेहतरीन पढ़ा रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। देखिए, दूसरा सवाल है सामंतवाद। यहाँ वाद नहीं होगा, वाद होगा। ठीक है, इससे सही कर लीजिएगा। सामंतवाद की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो सामंतवाद यानी कि जिसे हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख सामाजिक कहिए, राजनीतिक कहिए और राजनीतिक व्यवस्था थी, जो लगभग 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। इस व्यवस्था में भूमि ही शक्ति, संपत्ति और अधिकार का जो मुख्य आधार माना गया था। राजा भूमि का स्वामी माना जाता था और वो अपने अधीनस्थ जो भी सामंत थे, बेसिकली सामंत को वहाँ लॉर्ड कहा जाता था, उनको भूमि देकर उससे निष्ठा और सैन्य जो भी कह सकते हैं सेवा है वो प्राप्त करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताया हुआ कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि सामंतवाद की कुछ विशेषताएं थी, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले भूमि आधारित व्यवस्था थी, लैंड बेस्ड सिस्टम था। सामंतवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पूरी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। भूमि ही धन था, शक्ति थी, प्रतिष्ठा का प्रतीक या मुख्य स्रोत माना जाता था। राजा अपने सामंतों को भूमि प्रदान करता था और बदले में उन्हें सैन्य सेवा या निष्ठा देता था। इस व्यवस्था से जिनके पास अधिक भूमि होती थी, सिंपल सा बात है, वो अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। फिर है हायरार्की सिस्टम, मतलब सामंतवाद में एक स्पष्ट सामाजिक और राजनीतिक जो पदानुक्रम है वो था। बेसिकली इसका मुख्य ढांचा, जैसे राजा होता है, उसके बाद प्रमुख सामंत है, फिर छोटे सामंत होते थे, फिर किसान और दास को रखा जाता था। ठीक है, इस पदानुक्रम में हर व्यक्ति अपने ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होता था और नीचे वाले पर अधिक जो अधिकार है वो रखने कार्य करता था। वासलता, वैसेलेज, सामंतवाद की प्रमुख विशेषता थी वासलता थी। इसमें एक व्यक्ति अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की शपथ लेता था, बदले में स्वामी उसे भूमि और सुरक्षा प्रदान करने कार्य करता था। ठीक है, यह संबंध आपसी कर्तव्य और दायित्व का आधारित था बेसिकली, जिसे लॉर्ड जो वेसली था उसके रिलेशनशिप कहा जाता, लॉर्ड वेजल रिलेशनशिप कहा जाता था। ठीक है, सैन्य सेवा बात करते तो सामंतवाद में सैन्य सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राजा अपने सामंत को भूमि देता था और बदले में उससे युद्ध के समय सैनिक सहायता प्राप्त करता था। सामंत अपने अधीनस्थ जो भी सैन्य सेवा देते थे। इस प्रकार पूरी व्यवस्था एक सैन्य ढांचे के रूप में आधारित होती थी। कृषक वर्ग की स्थिति अगर बात करें तो सामंतवाद में किसानों की स्थिति बहुत ही निम्न थी।
अधिकांश किसान सिर्फ कह सकते हैं होते थे जो भूमि से बंधे होते थे। वे भूमि छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, उन्हें सामंत के लिए काम करना पड़ता था। बदले में उन्हें सुरक्षा और रहने के लिए भूमि मिलती थी। उनकी स्थिति लगभग दासों जैसी थी, क्योंकि वो पूरी तरह गुलाम भी तो एग्जैक्ट नहीं थे। आत्मनिर्भरता यानी अर्थव्यवस्था जो थी, सामंतवाद जो थे बेसिकली समाज की अर्थव्यवस्था जो रखते थे वो आत्मनिर्भर होती थी। प्रत्येक मैनर या जो जागीर है वो अपने आप में एक आर्थिक इकाई थी, जहाँ सभी आवश्यक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाती थी। व्यापार और वाणिज्य बहुत ही सीमित लेवल पर था और लोग बाहरी बाजार पर निर्भर नहीं रहते थे। ठीक है। तीसरा है मैनोरियल प्रणाली, मतलब सामंतवाद का जो आर्थिक पक्ष है हमारे पास है वो है मैनोरियल प्रणाली कहलाता है। इसमें मैनर एक बहुत बड़ी जागीर होती है जिसमें सामंत का निवास होता है, किसानों के घर होते हैं और खेत और जो चरगाह होते हैं वो होते हैं। इसे किसान मैनर में रह के खेती करते हैं और सामंत को बेसिकली क्या टैक्स देने का कार्य करते हैं। फिर है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का। ठीक है। तो सामंतवाद में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। राजा नाम मात्र का एक सर्वोच्च शासक हुआ करता था, लेकिन वास्तविक शक्ति कहा जाए तो स्थानीय जो भी लोकल सामंत थे उनके पास होता था। हर सामंत अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक की तरह काम करता था। छोटा मोटे राजा काम करते थे, वो कर वसूलता था, न्याय करता था और सेना भी अपने साथ रखता था। ठीक है। 9वां पॉइंट है न्याय व्यवस्था। सामंत अपने क्षेत्रों में न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे, मतलब जज के रूप में कार्य करते थे। वे विवादों को समाधान करते थे, अपराधियों को दंड देते थे। इस प्रकार न्याय व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर भी संचालित होती थी और ना कि किसी केंद्रीय संस्था द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है। फिर है चर्च का प्रभाव। मध्यकालीन समाज में चर्च का जो प्रभाव वो बहुत ही बड़ा प्रभाव था। कैथोलिक चर्च न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करता था। चर्च लोगों के जीवन को निर्देशित करता था। सामंत और राजाओं भी चर्च के प्रभाव में रहते थे। धार्मिक मान्यताओं का समाज पर गहरा प्रभाव था हमारे पास है। परंपरागत और स्थिर समाज था, स्टैटिक सोसाइटी था। सामंतवादी समाज बहुत ही स्थिर और परंपरागत था। इसमें सामाजिक गतिशीलता बहुत ही कम थी। व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता था उसी में जीवन बिताता था। ऊपर उठने के जो अवसर थे वो बहुत ही कम थे। व्यक्तिगत संबंधों पर कहा जाए आधारित व्यवस्था। देखिए सामंतवाद जो है व्यक्तिगत संबंध और निष्ठा पर आधारित था, ना कि किसी लिखित कानून पर। वासर और लॉर्ड के बीच में जो संबंध है वो व्यक्तिगत होते थे। वचन और शपथ का बहुत महत्व होता था हमारे पास है। ठीक है। तो सामंतवाद कहा जाए एक जटिल लेकिन संगठित व्यवस्था थी, जिसने मध्यकालीन समाज को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की, खासकर जब केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। इसलिए इसमें कई कमियां भी थी, जैसे किसानों शोषण होता था, सामाजिक असमानता थी और आर्थिक ठहराव था। फिर भी यह व्यवस्था उस समय की अगर परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो उपयोगी था और इसने आगे चल के जो हमारी आधुनिक राजनीति है और आर्थिक जो व्यवस्था है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। तो ये था हमारे पास सामंतवाद से जुड़ा हुआ सवाल। आइए अब तीसरा क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का यहाँ पर वर्णन करने बोला गया आपको तीसरा क्वेश्चन में। तो गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंग्लैंड के इतिहास में कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण घटना था जो 1688 ईस्वी में हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति, जिसे आप ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ये कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना युद्ध लड़े या रक्तपात के सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। इस क्रांति के परिणाम से क्या हुआ कि जो जेम्स द्वितीय थे उनको हटा के विलियम तृतीय और जो मैरी द्वितीय थे उनको इंग्लैंड का शासक बनाया गया था। अब इस क्या घटना के प्रमुख कारण थे, आइए उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है। पहला, जेम्स द्वितीय का निरंकुश जो नीति, उनके जो नीति थे। ठीक है। जेम्स द्वितीय जो था एक निरंकुश शासक था, जो संसद पार्लियामेंट की शक्ति को कम करके स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। जिसने फ्रांस के जो राजा थे लुइस 14 उनकी कह सकते उनको पूरी तरह निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है। जिससे जनता और संसद दोनों में असंतोष बढ़ा और क्योंकि इंग्लैंड में पहले से सीमित राजतंत्र था, लिमिटेड मोनार्ची था, इसकी परंपरा विकसित हो चुकी थी। धार्मिक नीति और जो कैथोलिक थे उनका समर्थन मिला। जैसे जेम्स द्वितीय एक कट्टर कैथोलिक थे, उसने कैथोलिक चर्च को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। उसने सरकारी पदों पर कैथोलिक की नियुक्ति की और जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स थे उनको अधिक कमजोर, उनके अधिकारों को कमजोर कर दिया। इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी, इसलिए यह नीति अत्यंत लोकप्रिय तो नहीं हो पाई और लोगों में भय उत्पन्न हुआ, जिससे देश भर में कैथोलिक जो शासन थे वो स्थापित हो गए। फिर अगला पॉइंट है टेस्ट एक्ट का उल्लंघन। इंग्लैंड में टेस्ट एक्ट का कानून था, जिसके अनुसार केवल प्रोटेस्टेंट ही सरकारी पदों पर नियुक्त होते थे। लेकिन जेम्स द्वितीय ने इस कानून को उल्लंघन करते हुए कैथोलिक को जो भी उच्च पद है उन पर नियुक्त कर दिया। इससे संसद और जनता दोनों फिर असंतोष बढ़ा और यह कानून बेसिकली राजा के प्रति अवहेलना को दर्शाता था।
धार्मिक अनुग्रह की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जेम्स द्वितीय ने 1687-88 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी धार्मिक अनुग्रह की घोषणा कर दी, जिससे कैथोलिक और अन्य जो भी एंग्लिकन लोग थे उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। हालांकि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन संसद और चर्च ने इसे राजा की चाल के रूप में देखा, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल जो कैथोलिक धर्म थे उनको बढ़ावा देना था। जबकि कुछ विषय होगा, जबकि कुछ विषयों में इसका विरोध किया गया, तो जेम्स ने उसे दंडित किया, जिससे स्थितियां और भी बिगड़ गई। फिर स्थानीय सेना का गठन हुआ, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी का। जेम्स द्वितीय ने क्या किया, शांति काल में ही एक स्थानीय सेना रखी, जिसने अधिकतर सैनिक जो थे कैथोलिक थे। इंग्लैंड के लोगों को डर यह था कि राजा इस सेना का प्रयोग करके अपने विरोधियों को दबाने और निरंकुश शासन स्थापित करने करेगा, जिससे जनता में असंतोष बढ़ेगा और असुरक्षा का माहौल बढ़ेगा, ठीक है। फिर है न्यायपालिका में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय ने न्यायपालिका माफ करिएगा हस्तक्षेप किया। उसने अपने समर्थकों को न्यायाधीशों की नियुक्ति की और अदालतों का उपयोग कर अपने हितों में किया। इससे कानून की निष्पक्षता पर प्रश्न लग गया और लोगों का जो न्याय प्रणाली विश्वास था वो खत्म हो गया। विश्वविद्यालय में फिर हस्तक्षेप किया। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उसमें हस्तक्षेप किया और वहां पर कैथोलिक की नियुक्ति करने की कोशिश की। इससे जो शिक्षित समाज था या शिक्षित वर्ग था वो इससे खिलाफ हो गया और विरोध और तेजी हो गया। फिर पुत्र का जन्म 1688 में जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म हुआ, जो एक कैथोलिक था। इसे सम्माना बढ़ कि इंग्लैंड में लंबे समय तक कैथोलिक शासन बनेगा, इसलिए पहले से लोग यह सोच के सहन करने लगे थे कि जेम्स के बाद अब उसकी प्रोटेस्टेंट जो बेटी मैरी हुई सत्ता में आएगी, लेकिन पुत्र के जन्म ने उनकी उम्मीदें और भी खत्म कर दी। संसद और जनता का विरोध। जेम्स द्वितीय की नीतियों के कारण संसद और जनता दोनों तक खिलाफ हो चुकी थी। उन्होंने मिलकर विलियम तृतीय, जो नीदरलैंड का शासक था और मैरी का पति था, को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दे दिया। यह कदम जेम्स द्वितीय को हटाने और जो भी प्रोटेस्टेंट शासन है उनको स्थापित करने उठाया गया था। राजनीतिक अस्थिरता और भय का माहौल था। देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी थी। लोगों को डर यह था कि जेम्स द्वितीय फ्रांस की तरह निरंकुश और कैथोलिक शासन स्थापित करेगा। इस भय ने लोगों के विभिन्न लोग सामंत व्यापारी हो गए, आम जनता हो गई, लोगों एकजुट किया और जिन्होंने क्रांति का समर्थन किया। अब निष्कर्ष की बात करें तो गौरवपूर्ण क्रांति के कारण मुख्य रूप से जेम्स द्वितीय की जो निरंकुश नीतियां थी, धार्मिक पक्षपात थे, कानून उल्लंघन करना, जनता की स्वतंत्रता पर खतरा था, इन सभी कारणों मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसने सत्ता को परिवर्तन एकदम अनिवार्य हो गया। इस क्रांति का परिणाम यह हो कि इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना की और संसद की सर्वोच्चता निश्चित हुई। यह घटना आगे चलकर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के रूप में विकास के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर साबित हुआ था। तो ये था हमारी राष्ट्र राज्य प्रणाली के उद्भव के कारणों की विवेचना करें, ठीक है। राष्ट्र राज्य हमारा जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है इसका एक प्रमुख रूप है, जिसमें हम लोग एक निश्चित भूभाग यानी कोई फिक्स टेरिटरी जिसमें जनसंख्या हो, सरकार हो और कहा जाए तो संप्रभुता होती है तथा लोगों में राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल आइडेंटिटी की भावना देखी जाती है। राष्ट्र राज्य प्रणाली का जो उद्भव है वो मुख्यतः माना जाता है यूरोप में 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण है, उनका वर्णन करते हैं। तो सामंतवाद का सबसे पहले पतन हुआ। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद प्रचलित था, जिसमें जो सत्ता थी वो स्थानीय सामंतों के हाथ में बटी हुई थी। इसको एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य का विकास संभव होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नगरों के विकास और नई आर्थिक शक्तियों के उभरने से सामंतवाद कमजोर होने लगा। इसके परिणामस्वरूप सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ और राष्ट्र राज्य के निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। फिर पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ यानी कि रेनेसेंस ने यूरोप में जो बौद्धिक जागरण उत्पन्न किया। इस आंदोलन ने मानवतावाद, तर्क और व्यक्तिगत चेतना को बढ़ावा दिया। इससे लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ी, जो राष्ट्रीय भावना नेशनलिज्म के लिए सहायक बनी। फिर थे धर्म सुधार आंदोलन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी, जिनमें मार्टिन लूथर जैसे कई धार्मिक सुधारों ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आस्था पर जोर दिया। इससे धार्मिक एकता कमजोर हुई और लोग अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र धार्मिक पहचान बनाने लगे। इससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बल मिला। चौथा पॉइंट है मजबूत जो राजतंत्र थे उनका उदय हुआ। यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे कई देशों में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ। इन राजाओं ने सामंतवादी शक्ति को कमजोर किया, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई और स्थानीय सेना को बढ़ावा दिया। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और राष्ट्र राज्य के विकास को बढ़ावा मिला। फिर आर्थिक परिवर्तन देखने मिले। कमर्शियल रेवोल्यूशन, जिसमें व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में विकास हुआ। एक नए मध्यम वर्ग को जन्म मिला, जिससे जो बुजुर्ग वर्ग था जिसे बुजुर्ग वर्ग कहा जाता था, यह वर्ग एक स्थिर और शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार चाहता था ताकि व्यापार हो सुनिश्चित हो सके और सुचारू रूप से चल सके। इससे राष्ट्र राज्य के निर्माण में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा पॉइंट है भाषा और संस्कृति का एकता देखा गया। राष्ट्र राज्य के उद्भव में समान भाषा और संस्कृति की बड़ी भूमिका रही। जब लोगों ने अपनी मातृभाषा में साहित्य पढ़ना लिखना शुरू किया तो उनसे एकता की भावना विकसित हुई।
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ने इसमें मदद किया और कई नए विचारों का जो है प्रसार हुआ और राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई। युद्ध और बाहरी खबरों के बारे में बात करें, बाहरी खतरे के बारे में बात करें तो युद्ध और बाहरी आक्रमण राष्ट्र राज्य के निर्माण बढ़ावा दिया। जब किसी क्षेत्र पर बाहरी खतरा होता था तो सभी लोग एकजुट होकर देश की रक्षा करते थे। उदाहरण के लिए 100 ईयर्स वॉर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दोनों देशों ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। फिर है वेस्टफेलिया की संधि 1648 की, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है, कि राष्ट्र राज्य प्रणाली की शुरुआत का आधार माना जाता है। इस संधि के प्रमुख परिणाम यही थे, प्रत्येक राज्य की संप्रभुता को मान्यता मिलेगी, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत साबित हुआ और आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उसकी नींव पड़ी। फिर राजनीतिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जॉन लॉके और जॉन जैकस रूसो जैसे विचारकों ने सामाजिक जो अनुबंध थे, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थे, और जनसत्ता के सिद्धांत दिए। इन विचारों ने यह धारणा विकसित की कि राज्य जो है जनता की इच्छा से बनता है, जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बल मिला। 10वां पॉइंट है क्रांति का अभाव। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसी क्रांतियों ने राष्ट्रवाद और जो जनसत्ता उसको बढ़ावा दिया। इन क्रांति से यह सिद्ध होता है कि जनता जो है अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करती है। राष्ट्र राज्य प्रणाली का जो उद्भव है एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसने सामंतवाद के पतन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, आर्थिक परिवर्तन, मजबूत राजतंत्र हो गया का उदय किया और विभिन्न क्रांतियों का यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन सभी कारणों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और आधुनिक राज्य व्यवस्था की नींव को मजबूत रखा। आज का विश्व मुख्यतः राष्ट्र राज्य पर आधारित है और यह प्रणाली जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आधार बनी हुई है हमारे पास। तो ये था पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है भौगोलिक अन्वेषण, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए भौगोलिक अन्वेषण का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऐसे स्थानों की खोज करना जिसके बारे में मनुष्य को ज्ञात ना हो, ठीक है। मतलब पहले के समय में क्या होता था ना कि पृथ्वी के सारे स्थानों के बारे में मनुष्य को पता नहीं था। तो जब मनुष्य जाति भौगोलिक अन्वेषण यानी कि पृथ्वी के ऐसे स्थानों की खोज करता था, ऐसे पहाड़, ऐसे झरने, ऐसे नदियाँ, ठीक है, या फिर कोई भी स्थान, कोई भी देश विदेश जिसका भी खोज करता था ना, तो उससे ही भौगोलिक अन्वेषण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो खोज किया गया, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा कारण आया जिसके वजह से पृथ्वी के अलग अलग जगहों का खोज करना पड़ा। इस संदर्भ में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए और किस देश के द्वारा कितना प्रयास किया गया था, मतलब किस देश के द्वारा जो है किस तरह से खोज किया गया था, यही हम लोग को बताना है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा 2 तरह से और प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप लोग को आंसर वही करना है जो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के क्या प्रभाव हुए। मतलब जो भौगोलिक खोज किया गया था उसका क्या क्या प्रभाव हुआ था, इसको हम लोग को स्पष्ट करना है। और तीसरा हो जाएगा विश्व एवं मानव की खोज के संदर्भ में भौगोलिक अन्वेषणों एवं मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए मानवतावाद पर यहाँ टिप्पणी लिखने क्यों कहा गया है, क्योंकि जब भौगोलिक अन्वेषण के द्वारा, ठीक है, जब विश्व के अलग अलग जगहों का खोज किया गया तो जाहिर सा बात है कि मानव का भी तो उसमें खोज हुआ ना, मतलब अलग अलग संस्कृति का भी पता चला, अलग अलग कल्चर का पता चला, तो इसीलिए हम लोग को मानवतावाद पे भी टिप्पणी करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों या अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। यानी कि जैसे जैसे अलग अलग जगह का खोज किया जाने लगा ना, वैसे वैसे क्या हुआ, एक मॉडर्न युग का मतलब एक मॉडर्न युग जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। इससे पूर्व पृथ्वी यानी कि इससे पहले पृथ्वी के संबंध में भ्रामक धारणाएं प्रचलित थी तथा सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यही स्थिति कायम थी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ना शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का जो समय होता है उसे शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। तो इस 100 वर्ष में शुरू का जो 50 साल होता है ना, मतलब स्टार्टिंग का जो 50 साल होता है उसे ही हम लोग यहाँ पे पूर्वार्ध समझेंगे, ठीक है। मतलब पूर्वार्ध उसे ही कहा गया है। तो शुरू का जो 50 साल था ना, उस समय तक यही स्थिति कायम था कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने से कतराते थे, डरते थे, क्योंकि ये लोग के मन में जो है बहुत सारा डर था, बहुत सारा मतलब भ्रम फैलाया हुआ था, ठीक है, कि जो पृथ्वी है उसका जो दूसरा जगह है वो सेफ नहीं है, या फिर जो कुछ भी है हम लोग आगे अभी देखेंगे आंसर में।
अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के अधिकांश भागों से शेष विश्व के लोग परिचित थे। मतलब बाकी विश्व का जो लोग था वो लोग इसके अधिकांश भागों से परिचित थे। पृथ्वी के चपटी होने का भ्रम व्याप्त था। मतलब कुछ बेवकूफ़ लोग जो है वो लोग कह के गए थे ना कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से ये बात है कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी एवं समुद्र के विषय में सही जानकारी न होने के कारण लोग यात्रा करने में भय का अनुभव करते थे तथा विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से ग्रसित थे। मतलब वो लोग डरते थे कि पृथ्वी चपटी है, कहीं अगर हम लोग पृथ्वी के उस पार जाने का कोशिश किए तो गिर ना जाए, ऐसा मतलब भ्रम फैला हुआ था। ठीक है, 15वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप वासियों ने अरबों से कंपास या कुतुबनुमा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में दूर दूर की यात्राएं संभव हुई। मानसिक क्षितिज के विस्तार, व्यापार के प्रसार, नवीन मार्गों की आवश्यकता एवं जिज्ञासा की भावना आदि कारणों ने यूरोप वासियों को भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया। शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष विश्व की खोज कर ली गई। ठीक है, तो कंपास जब वो लोग के हाथ लगा, मतलब कंपास का जब वो लोग को ज्ञान आया, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लोग दिशा के सहायता से, दिशा के हेल्प से जो है वो लोग भौगोलिक खोज करना शुरू किया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग सारे विश्व का खोज जो है वो कर लिया गया था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया जा चुका था। विभिन्न देशों के साथ ही आर्थिक हित को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके कारण उपनिवेश बसाने प्रारंभ हुए, जिनकी परिणति अंत में साम्राज्यों की स्थापना के रूप में हुई। अब देखिए, जैसे ही भौगोलिक खोज के द्वारा, ठीक है, ये लोग को अलग अलग देश विदेश के बारे में पता चला ना, ये यूरोप का लोग को, ठीक है, यूरोप का आदमी लोग को, ये लोग क्या किया, अब अपने से अगर कहीं पे कोई कमजोर देश देखता था, अगर कोई देश कमजोर ना भी हो तो ये लोग क्या करता था, जबरदस्ती युद्ध करता था और उस देश में अपना कॉलोनी बसाना शुरू करने लगा। ठीक है ना, उपनिवेश बसाना जो है वो लोग क्या करने लगा, स्टार्ट करने लगा और इस तरह से जो है यहीं से ये लोग गुलाम बनाना शुरू किया। आगे देखते हैं। अटलांटिक पार एवं अफ्रीका के समुद्र तट से लेकर इंडीज तक की प्रारंभिक सामुद्रिक खोजों का श्रेय पुर्तगाल एवं स्पेन को है। निरंतर युद्धरत रहने के कारण उन्हें पर्याप्त सैनिक एवं सामुद्रिक अनुभव था। इस काल के भौगोलिक अन्वेषणों का व्यापक एवं स्थायी प्रभाव हुआ। यूरोपवासी विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए और जैसे जैसे भौगोलिक खोज जो है वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, ये लोग अलग अलग देश विदेश के संपर्क में आए, अलग अलग संस्कृति के संपर्क में आए, अलग अलग कल्चर के संपर्क में आए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी कारण, मतलब ऐसा क्या क्या कारण था जिस वजह से भौगोलिक खोज का जो मतलब जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता है, वो हुआ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। भौगोलिक खोजों से संबंधित कारणों का विवेचना निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आर्थिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस काल में यूरोप में व्यापार का निरंतर प्रसार हो रहा था, साथ ही यूरोप वासियों की आर्थिक आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही थी। अरब व्यापारियों का यूरोप के व्यावसायिक केंद्रों के प्रति आकर्षण कम हो रहा था, क्योंकि बर्बर जातियों के आक्रमण होने से कीमती और विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त धर्म युद्ध के उपरांत तुर्कों ने इस्लामी राज्य के विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया। उस्मान तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया को अधिकृत करने के पश्चात यूरोप वासियों का पूर्व के साथ व्यापार और भी कठिन हो गया। तुर्कों ने व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके अत्यधिक पारगमन शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया, जिससे कि व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग का आर्थिक कारण भी था, ठीक है, जिस वजह से ये लोग भौगोलिक खोज किया और अपने साथ साथ ये लोग जो जिस देश में गया ना, सारे देश को भी बर्बाद करते चला गया। उपरोक्त परिस्थितियों वश नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता और अनुभव की गई। भौगोलिक खोजों से संबंधित आर्थिक कारणों में व्यापार की प्रगति तो प्रमुख कारण था, किंतु इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के नवोदित राष्ट्र राज्यों के शासकों को इस समय धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, इन लोगों को धन का बहुत ज्यादा आवश्यकता था, अतः धन के आकर्षण ने भी भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया। तो अभी हम लोग बात किए कि धन का आकर्षण के ही कारण जो है ये लोग क्या किया, भौगोलिक खोज करना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तकनीकी कारण यानी कि टेक्निकल फैक्टर्स। पृथ्वी तथा समुद्र से संबंधित अल्पाइन के कारण 14वीं शताब्दी के पूर्व तक लोग विभिन्न मिथ्या धारणाओं के कारण भयाक्रांत थे, किंतु पुनर्जागरण काल में यह ज्ञान हुआ कि पृथ्वी गोल है तथा समुद्र में यात्रा के द्वारा पश्चिम से पूर्व तक पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजों ने भी भौगोलिक अन्वेषणों का मार्ग निम्नलिखित रूप में प्रशस्त किया, यानी कि साइंस के जरिए भी जो है भौगोलिक खोज में जो है क्या हुआ, सहायता मिला। जैसे कि जल यानों का निर्माण किया गया, रख रखाव एवं सुचालन में कुशलता का विकास किया गया, जहाज रानी का प्रभावी उपयोग किया गया, मतलब बड़ा बड़ा जहाज जो है उसको बनाया गया, नाविकों एवं खोजकर्ताओं के दलों का समुचित सुरक्षात्मक प्रबंध किया गया, ठीक है। परिष्कृत नौचालन उपकरण जो है तैयार किया गया। ये हो जाएगा इसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार सर्वोच्च महत्व का आविष्कार था, यानी कि जो कंपास है ना उसका आविष्कार, ठीक है, जिसने सुदूर सामुद्रिक यात्राओं को संभव बनाया। मतलब कुतुबनुमा जो था कंपास था, उसे क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन में कौन सा दिशा है ना। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने एक प्रकार के हल्के एवं तीव्र गति से चलने वाले जहाजों को निर्मित कर लिया था। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है धार्मिक कारक, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स। तो धार्मिक कारक में हो जाएगा मध्यकाल तक लगभग समस्त यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हो चुका था। ईसाई पादरी पूर्व दिशा में धर्म प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनका विचार था कि यदि मंगोलों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाता तो एशिया में धर्म प्रचार सुगम हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये लोग क्या करने वाले थे, कन्वर्जन करने वाले थे, कन्वर्जन का ही फिराक में थे ये लोग, ठीक है, बहुत तेजी से, और उस समय पे ये लोग कन्वर्जन किए भी थे। इसी उद्देश्य से जॉन नामक ईसाई भिक्षु ने 1245 ईस्वी में मंगोलिया पहुंचकर मंगोल सम्राट से बातचीत की, किंतु उसे प्रदेशों की जानकारी अवश्य प्राप्त हुई। धर्म प्रचार की यह भावना उत्तरोत्तर बलवती होती चली गई। मतलब धीरे धीरे समय के साथ क्या है कि ये जो धर्म प्रचार का जो भावना है ये बढ़ते ही चला गया। पॉइंट नंबर 4 है मार्को पोलो का विवरण। अब ये जो मार्को पोलो है ना, ये भी धर्म का ही मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आया था, सबको कन्वर्जन करने के लिए आया था, सबको कन्वर्ट करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, ठीक है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस से चीन व जापान तक की यात्रा की। वह चीन में कुबलई खान के दरबार में कई वर्षों तक रहा। 24 वर्ष पश्चात वह वेनिस वापस आया तथा अपना यात्रा वृतांत मार्को पोलो की यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी देशों के विवरण ने यूरोप वासियों को आकर्षित किया। मार्को पोलो ने चीन के प्रसिद्ध नगरों बर्मा व श्याम के प्रति मंदिरों, पूर्वी द्वीप समूह के मसालों, भारत के भोग विलास की वस्तुओं, पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप, पूर्वी अफ्रीका एवं लाल सागर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस विवरण ने यूरोप वासियों में भौगोलिक अन्वेषणों की अभिलाषा को और भी तीव्र कर दिया। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि ये लोग अपने ही स्वार्थ के कारण भौगोलिक खोज करना शुरू किया था, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारे देश को ये लोग क्या किया, अपना स्वार्थ के चलते बर्बाद भी किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है फ्रांस की क्रांति का वर्णन करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और आधुनिक विश्व को गहराई से प्रभावित किया। यह क्रांति राजतंत्र के विरुद्ध जनता के विद्रोह का प्रतीक थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया। इसे आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मतलब फ्रांस की क्रांति के पहले जो है कैसा शासन था, मतलब जो गरीब लोग थे वो लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता था, और जो अमीर लोग हैं वो लोग गरीब लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके बस वो लोग का खून चूसते रहते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो है क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति से पहले देश में अनेक समस्याएं थी। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक असमानता। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला हो जाएगा पादरी वर्ग, दूसरा हो जाएगा अभिजात वर्ग और तीसरा हो जाएगा सामान्य जनता। पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि तीसरे वर्ग पर करों का बोझ था। मतलब पहले 2 वर्ग जो थे वो लोग अमीर वर्ग थे, वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे,
और जो तीसरा वर्ग जो सामान्य जनता का जो वर्ग था वो लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। पॉइंट 2 हो जाएगा आर्थिक संकट। राजा लुई सोल्वे के शासन काल में फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद देने के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज था। अनावश्यक शाही खर्चों ने समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तीसरा हो जाएगा भूखमरी और गरीबी। अनाज की कमी और बढ़ती कीमतों ने सामान्य जनता की स्थिति को और भी ज़्यादा दयनीय बना दिया था। ठीक है। चौथा कारण हो जाएगा राजनीतिक असंतोष। राजा के निरंकुश शासन और अभिजात वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि क्रांति का शुरुआत आखिर कैसे हुआ था। तो स्टेट जनरल की बैठक की गई 1789 में। आर्थिक संकट से निपटने के लिए राजा ने स्टेट जनरल संसद की बैठक बुलाई। तीसरे वर्ग ने नेशनल असेंबली का गठन किया और संविधान बनाने की मांग की, है ना। चलिए अब देखते हैं, यानी कि हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा बास्तिल का पतन। जनता ने पेरिस की बास्तिल जेल पर हमला किया। यह घटना क्रांति का प्रतीक बन गई और राजतंत्र की नींव हिल गई। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट 3 विशेष अधिकारों का उन्मूलन। नेशनल असेंबली ने विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, है ना। मतलब राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र का स्थापना किया गया। अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। पहला हो जाएगा मानव अधिकार घोषणा पत्र। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा पारित की गई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को मान्यता दी गई। दूसरा हो जाएगा राजा का पलायन और गिरफ्तारी। राजा लुई सोल्वे ने देश छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा हो जाएगा गिरोंदिन और जैकोबिन संघर्ष। क्रांति के दौरान विभिन्न राजनीतिक गुटों का उभरना और उनका आपसी संघर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा हो जाएगा राजा का निष्पादन। लुई सोल्वे को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। पांचवा पॉइंट हो जाएगा रॉबेस्पियर का आतंक शासन। अत्याचार का युग जिसमें क्रांति के शत्रुओं को कठोर दंड दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रांति का अंत आखिर कैसे हुआ। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली और फ्रेंच कंसुलेट की स्थापना की। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई, लेकिन यह आधुनिक लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए क्या बन गई? प्रेरणा बन गई। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या क्या था, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा राजतंत्र का अंत, है ना। राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में राजशाही का खात्मा हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा हो जाएगा सामाजिक सुधार। ठीक है, जातिगत विशेष अधिकार समाप्त किए गए और समाज में समानता का आदर्श लागू किया गया। तीसरा हो जाएगा आधुनिक राजनीति का उदय। यह क्रांति लोकतांत्रिक विचारों और आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की नींव बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा हो जाएगा यूरोप पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप और विश्व भर में स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को प्रेरित किया। अब इसका फुल निष्कर्ष हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व को समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में अग्रसर किया। हालांकि इसके दौरान हिंसा और अराजकता भी हुई, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव ने आधुनिक समाज को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है फ्रांस की क्रांति का जो ये क्वेश्चन आंसर है ये भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो किस कारण से चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ऑल्सो राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन उन प्रयासों और आंदोलनों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और धर्म को अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और मानवतावादी बनाने का प्रयास किया। यह आंदोलन केवल धर्म के सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और महिलाओं तथा दलितों को समान अधिकार, ठीक है, दिलाने का प्रयास भी था। धर्म सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण युग था। यह आंदोलन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों के कारण उत्पन्न हुआ। उस समय भारतीय समाज कई बुराइयों और कुरीतियों से ग्रस्त था, जिसने धर्म सुधार की आवश्यकता को बल दिया।
अब हम लोग देखते हैं इसके मुख्य कारणों को। ठीक है, इसके मुख्य कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तृत रूप में समझा जा सकता है। अब हम लोग प्रत्येक बिंदु को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड। उस समय धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ था। धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा और तांत्रिक अनुष्ठानों का प्रचलन बढ़ चुका था। धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त था और धर्म के नाम पर लोगों को शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। सुधारकों ने इन समस्याओं को समाप्त करने और धर्म को सरल, वैज्ञानिक और तर्क संगत बनाने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक बुराइयों का प्रचलन। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार, पर्दा प्रथा और बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों ने महिलाओं की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया था। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता ने समाज में गहरी असमानता उत्पन्न की। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य इन बुराइयों को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था। पॉइंट नंबर 3 है पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक विचारधारा का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। इससे भारतीय समाज में नई सोच और तर्कशीलता का विकास हुआ। तर्क, स्वतंत्र विचार और मानव अधिकारों के महत्व को समझने के बाद सुधारकों ने धर्म और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवादी चेतना। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज में शोषण और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे भारतीयों में अपने समाज और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी। सुधारकों ने महसूस किया कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बिना समाज में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, और इसीलिए धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए जो है कार्य किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 5 है वैदिक परंपराओं की ओर लौटने की आवश्यकता। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। कई सुधारकों ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज के पतन का मुख्य कारण उसकी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों से दूर होना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर समाज को वैदिक आदर्शों पर आधारित बनाने का प्रयास किया। यानी कि हमारे प्राचीन जो हमारी परंपराएं थी, ठीक है, उनको याद दिलाने का प्रयास किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 6 है महिलाओं की दयनीय स्थिति। महिलाओं को समाज में शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रखा गया था। बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार ने महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अधिकारों को बढ़ावा भी दिया गया। पॉइंट नंबर 7 है जाति व्यवस्था और असमानता। जाति प्रथा ने समाज को खंडित करके रखा था। निचली जातियों के लोगों को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सुधारकों ने समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। ठीक है, ये हो जाएगा 7वां पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है धर्म में वैज्ञानिकता और तर्कशीलता की कमी। ठीक है, धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों ने समाज को पीछे कर दिया था। सुधारकों ने धर्म में वैज्ञानिकता और तर्कशीलता को अपनाने की आवश्यकता महसूस की। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने आधुनिक दृष्टिकोण के साथ धर्म की पुनः व्याख्या की। पॉइंट नंबर 9 है मुस्लिम और ईसाई प्रभाव। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। भारत में मुस्लिम शासकों और ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव ने भी हिंदू धर्म को चुनौती दी। मिशनरियों ने हिंदू धर्म की कमजोरियों की आलोचना की और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। इससे धर्म सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अपने धर्म को भूलने लगे ना, ये मुस्लिम और जो ब्रिटिश लोग थे ये लोग क्या करने लगे, अपने धर्म में हम लोग को ले जाने लगे। मतलब हमारा बहुत ही तेजी से कन्वर्जन करने लगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग अपने धर्म को भूलते गए वैसे ही ये मुस्लिम लोग और ब्रिटिश मिशनरी लोग, ठीक है, ये मुस्लिम लोग और ब्रिटिश लोग जो है ये लोग हमारा तेजी से कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण कराने लगे। ठीक है, और इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन का आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या क्या था। तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा धार्मिक अंधविश्वासों का उन्मूलन, मूर्ति पूजा, पाखंड और कर्म कांडों का विरोध करते हुए धर्म को तर्क और विज्ञान पर आधारित बनाना। ये था इसका पहला उद्देश्य। देखते हैं दूसरा उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को समाप्त करना।
तीसरा उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना था। चौथा उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का अंत, जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष और समाज में समानता की स्थापना। और पांचवा उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार, समाज में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था हमारा धर्म सुधार आंदोलन को लाने का कारण और उसका क्या क्या मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और इसके प्रभाव पर चर्चा करें। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुनर्जागरण से क्या आशय है। पुनर्जागरण यानी कि रेनिसेंस, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या फिर जागरण। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से जागृत करना। यह 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने मध्यकालीन युग के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देकर आधुनिकता की नींव रखी। यह आंदोलन कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। पुनर्जागरण ने मानवतावाद, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। अब हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला हो जाएगा मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। ठीक है, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानवतावाद था। इसमें मानव को सृष्टि का केंद्र माना गया और उसकी क्षमताओं, उपलब्धियों और जीवन के महत्व पर जोर दिया गया। धार्मिक रूढ़ियों के बजाय मानव के जीवन को समझने और सुधारने का प्रयास किया गया। पॉइंट नंबर 2 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों और प्राकृतिक नियमों को समझाया और धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। इस युग में खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी और गणित में क्रांतिकारी प्रगति हुई। तीसरा नंबर है कलात्मक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी और सौंदर्यपरक कला का सृजन किया। पेंटिंग और मूर्तिकला में मानव शरीर की संरचना और प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण प्रमुख रहा। पॉइंट नंबर 4 है साहित्य और भाषा का विकास। पुनर्जागरण के दौरान साहित्य में नई विचारधाराओं का उदय हुआ। दांते, पेटार्क और शेक्सपियर जैसे लेखकों ने स्थानीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं लिखी। साहित्य में मानव जीवन, प्रेम, संघर्ष और समाज के यथार्थ जीवन पर जोर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कहीं कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन आप लोगों से रह ना जाए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है धर्म और सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण ने धार्मिक कट्टरता और पाखंड को चुनौती दी। सुधार आंदोलनों जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने चर्च की सत्ता और रूढ़िवादिता को कमजोर किया। व्यक्तियों को अपने धर्म और आस्था को तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने का अधिकार मिला। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। पुनर्जागरण के युग में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई और ज्ञान को जन सामान्य यानी कि लोगों तक पहुंचाया। विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ। पॉइंट नंबर 7 है अन्वेषण और खोजों का युग यानी कि इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च का युग। ठीक है, इस युग में भौगोलिक खोजों और अन्वेषण का आरंभ हुआ। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने नए मार्ग और महाद्वीपों की खोज की। इन खोजों ने व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पॉइंट नंबर 8 है व्यक्तिवाद का उदय। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता पर जोर देने का प्रोत्साहन दिया। समाज और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और रुचियों का पालन किया। पॉइंट नंबर 9 है प्राकृतिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण। कला और साहित्य में प्रकृति और यथार्थ को विशेष महत्व दिया गया। मानव जीवन, उसकी भावनाओं और संघर्षों का चित्रण सजीव और वास्तविकता के निकट किया गया। अब हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव था? तो पुनर्जागरण केवल एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह यूरोप और पूरे विश्व के समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान और कला पर गहरे और व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला युग था। इसने मध्य युग की जड़ता को तोड़कर आधुनिक युग की नींव रखी। पुनर्जागरण के प्रभाव को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित कर समझा जा सकता है।
तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कला और साहित्य पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कला और साहित्य पर प्रभाव से। तो पहला हो जाएगा यथार्थवाद और मानवीय दृष्टिकोण। कला और साहित्य में मानव और प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण को प्राथमिकता दी गई। दूसरा हो जाएगा नई तकनीकों का विकास। पर्सपेक्टिव, प्रकाश, छाया और रंग संयोजन का प्रयोग हुआ जो कला को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाता है। तीसरा हो जाएगा महान कलाकारों का उदय। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे कलाकारों ने कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चौथा हो जाएगा साहित्य में विषय विस्तार। दांते, शेक्सपियर और पेट्रार्क जैसे साहित्यकारों ने मानवीय भावनाओं, संघर्षों और प्रेम को प्रमुखता दी। पॉइंट 2 हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव। तो पहला हो जाएगा वैज्ञानिक क्रांति। गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनसे ब्रह्मांड और प्रकृति को समझने के नए दृष्टिकोण विकसित हुए। दूसरा हो जाएगा प्रायोगिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक विधि और तर्कशीलता को बढ़ावा मिला। तीसरा हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान के प्रसार को सुलभ और तीव्र बनाया। चौथा हो जाएगा नई खोजों का आरंभ। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा धर्म और समाज पर प्रभाव। चलिए इसका देखते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने चर्च की सत्ता और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी। दूसरा हो जाएगा धर्म की नई व्याख्या। धार्मिक ग्रंथों को तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया। तीसरा हो जाएगा सामाजिक समानता का विचार। जातिवाद और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। चौथा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, जैसे कि शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण के कारण शिक्षा का व्यापक प्रचार हुआ। नई शिक्षण पद्धतियाँ, ठीक है, कार्यशीलता, प्रयोग और अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला। शैक्षिक संस्थानों का विकास। इस युग में विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों का विकास हुआ। पांचवा पॉइंट हो जाएगा राजनीति पर प्रभाव। लोकतांत्रिक सोच का विकास। ठीक है, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के विचारों ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक विचारों का विकास। मैकियावेली जैसे विचारकों ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तीसरा हो जाएगा सामंती व्यवस्था का पतन, यानी कि सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। 6 पॉइंट हो जाएगा भौगोलिक और व्यापारिक प्रभाव, जैसे कि नई खोजों का युग। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने नई भूमि और व्यापार मार्गों की खोज की। नेक्स्ट हो जाएगा वैश्विक व्यापार का विकास, यानी कि व्यापारिक मार्गों की खोज ने विश्व व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान तेज हुआ। 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा समाज पर समग्र प्रभाव। व्यक्तिवाद का उदय। व्यक्तियों की पहचान और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर जोर दिया गया। तीसरा हो जाएगा सामाजिक सुधार। ठीक है, अस्पृश्यता, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता जैसे सामाजिक मुद्दों को चुनौती दी गई। पॉइंट 8 हो जाएगा आधुनिक युग की नींव। आधुनिक युग की शुरुआत। पुनर्जागरण ने मध्य युग की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आधुनिक युग की शुरुआत की। मानवता के लिए नए विचार, दृष्टिकोण और जीवन शैली प्रस्तुत की। विज्ञान, कला और समाज के सभी क्षेत्रों में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिशा। पुनर्जागरण ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। यह युग केवल अतीत के ज्ञान का पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विचारों, दृष्टिकोण और समाज का निर्माण भी था। ठीक है, इसके प्रभाव से समाज ने प्रगति की और कदम बढ़ाया। और क्या था, इसके क्या कारण थे और इसके जो रिजल्ट्स आए यानी परिणाम जो थे, इसका विश्लेषण करने बोला जा सकता है। ये 15 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से हम लोग। तो धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, यूरोप के इतिहास का अगर कहा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या घटना है, जो कि 16वीं शताब्दी में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हो और आर्थिक क्षेत्रों में एक गहरा परिवर्तन लेकर आया। यह आंदोलन बेसिकली जो कैथोलिक चर्च थे उनकी बुराइयां और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने केवल ईसाई धर्म को विभाजित किया, बल्कि जो आधुनिक यूरोप है उसके निर्माण की दिशा में भी क्या जो निर्माण का दिशा है उसको भी यहाँ पर निर्धारित करने का कार्य किया। तो ये था, पहले इसका बेस हमने बना दिया आपको कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। एक इतिहास की घटना है जो कि 16वीं शताब्दी का घटना है लगभग हमारे पास है, जिसने कैथोलिक चर्च की जो बुराई हो गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध शुरू किया था और ईसाई धर्म को कुछ भागों में विभाजित किया, जो कि मॉडर्न जो यूरोप है उसका कह सकते निर्माण में
एक पत्थर साबित हुआ। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि मध्यकालीन यूरोप में जो चर्च है उसकी स्थिति जो है अत्यंत ही शक्तिशाली थी। पोप जो रहते हैं, जो चर्च के जो बेसिकली जो कैसे पादरी जिस हिंदी में कहा जाता है, पोप जिसे कहते हैं, उनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और उनकी आज्ञा का पालन सभी करना पड़ता है। चर्च के पास विशाल भूमि है, धन है, राजनीतिक प्रभाव था। धीरे धीरे यह संस्था अपने जो मूल उद्देश्य था भटक गया कि सबका सेवा का नहीं, अब उसे कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होगी। यही बुराइयां बेसिकली धर्म सुधार आंदोलन के कारण के रूप में बन गई है। तो आइए धर्म सुधार आंदोलन के जो कारक हैं, पहला है चर्च का भ्रष्टाचार बढ़ना और उसका नैतिक पतन होना हमारे पास। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है हमारे पास है भ्रष्टाचार, ठीक, करप्शन। जो चर्च या पादरी वर्ग जो थे उनमें धार्मिक जीवन के आदर्शों को उन्होंने त्याग दिया था। अब वो विलासिता मतलब महंगी महंगी शौक की और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन व्यतीत जीते थे। धार्मिक जो पदों की जो खरीद फरोख्त होती थी वो आम बात थी। चर्च के अधिकारी अब क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों को जो पालन रहता है वो भी नहीं करते थे। इस कारण आम जनता पर चर्च पर क्या होने विश्वास उठने लगा और लोगों में एक असंतोष की भावना जन्मने लगी। दूसरा क्या था, इंद्रिय पत्र, ठीक है, की पता देखिए, चर्च द्वारा पापों को क्षमा करने के लिए धन लिया जाता था, जिसे इंद्रिय पत्र कहा जाता था। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि पैसे देकर आपका जो पाप है वो समाप्त हो सकता है। यह धार्मिक जो भावना, वो लोगों यह धार्मिक भावना का शोषण करना था। इस प्रथा का सबसे पहले जो विरोध है, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर जी का, उन्होंने सबसे पहले इस चीज का विरोध किया। उन्होंने 1517 में 95 थीसिस जारी कर दी जिसमें चर्च की आलोचना की, जो बेसिकली आंदोलन का सबसे प्रारंभिक बिंदु के रूप में माना जाता है। ठीक है, फिर था पुनर्जागरण का प्रभाव, रेनेसेंस का इफेक्ट कह सकते हैं। तो पुनर्जागरण ने लोगों के विचारों में क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। मानवतावाद का विकास हुआ, तर्क और विवेक का कह सकते महत्व को समझाया गया। अंधविश्वास और जो परंपराएं थी वो लोगों पर प्रश्न उठने लगे। इसने चर्च की जो गलत नीतियां थे उसका विरोध करना शुरुआत हो चुका था हमारे पास। अगला है छापा खाने का आविष्कार। देखिए, जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापे खाने के आविष्कार से आंदोलन को और क्या कर दिया, गति दे दिया था। बाइबल का जो अनुवाद है बेसिकली वो स्थानीय लोकल लैंग्वेजेस में हुआ। आम जनता अब स्वयं क्या कर सकती थी, धार्मिक जो ग्रंथ है वो पढ़ने लगी थी। सुधारकों के विचार जो है तेजी से फैलने लगे थे। इससे चर्च की जो ज्ञान पर एकाधिकार था वो क्या हो गया, समाप्त होने लगा। ठीक है, पांचवा कारण है राजनीतिक कारण, जैसे राजा और शासक चर्च की शक्ति बढ़ने से असंतुष्ट थे। पोप जो है राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। चर्च जो है टैक्स वसूलता था और राजाओं को शक्ति की चुनौती देता था। इसलिए कई शासकों ने बेसिकली क्या किया, इस धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया ताकि वो अपनी सत्ता को और मजबूत कर सके। अगर हम बात करें आर्थिक कारणों में से, तो चर्च द्वारा जो एक्स्ट्रा जो टैक्स वसूला जाता था और इससे आम जनता परेशान था, इसलिए क्या किया गया, और ये जो धन लोगों को पाप मिटाने के लिए जाता था उससे अच्छा खासा धन इकट्ठा होता था। तो चर्च के पास बहुत ज्यादा संपत्ति था। इससे आर्थिक असमानता बढ़ी और कहा जा सके लोगों में एक विरोध की जो भावना है यह उत्पन्न होने लगी। तो ये थे धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताया गया। अब इसके परिणाम क्या हुए हमें ये बताना है। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स क्या क्या हुए ये बताता है। ये चलिए, पहला है ईसाई धर्म का क्या हुआ, विभाजन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि ईसाई धर्म दो भाग में बढ़ गया। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंट बेसिकली धर्म के अंतर्गत कोई नए संप्रदाय विकसित हुए जिसे लुथरिज्म और कैल्विनिज्म कहा जाता था। इसमें धार्मिक एकता क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा पॉइंट है धार्मिक युद्ध और संघ। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के बाद यूरोप में कई यहाँ पर धार्मिक युद्ध हुए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष हुआ। 30 साल तक का जिसे युद्धों में भारी यहाँ पर जनहानि हुई। हालांकि इन संघर्षों के बाद धार्मिक जो सहिष्णुता है उसका विकास हुआ। राष्ट्र राज्यों का क्या हुआ, यहाँ पर उदय हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम से क्या हुआ, चर्च की जो शक्ति तो कम होगी और राजाओं की जो शक्ति बढ़ चुकी थी। राय स्वतंत्र हो चुके थे। राष्ट्रीय भावना यानी नेशनलिज्म जो था वो लोगों के बीच में एक अफेक्ट दे चुका था। इससे आधुनिक जो हमारा राष्ट्र राज्य यानी नेशन जो स्टेट है इसकी अवधारणा विकसित हो चुकी थी। शिक्षा और जागरूकता का विकास हो रहा था। बाइबल पढ़ने की आवश्यकता कारण शिक्षा का महत्व बढ़ा। विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इससे समाज में साक्षरता जो दर है, लिटरेसी रेट है और लोगों के बीच जागरूकता वो बढ़ी। पूंजीवाद का विकास हुआ। प्रोटेस्टेंट विचारधारा विशेषकर कहा जाए जॉन कैल्विन के सिद्धांतों ने मेहनत, बचत और अनुशासन को बढ़ावा दिया। इससे आर्थिक विकास हुए और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को क्या हुआ, प्रोत्साहन इससे मिला हमारे पास। कैथोलिक सुधार आंदोलन हुआ, काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ, जिससे माध्यम से चर्च ने अपनी गलती को सुधारने के लिए कई यहाँ पर प्रयास किए थे, जिनमें अगर कहा जाए तो काउंसिल ऑफ टोरेंट के माध्यम से सुधार किए गए। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई। शिक्षा और मिशनरी कार्यों पर जोर दिया गया। इससे कैथोलिक चर्च क्या हुआ, फिर से मजबूत होने स्टार्ट हुए। सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण समाज बहुत सारे परिवर्तन हुए हमारे पास है, जिनमें
व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी, धर्म व्यक्तिगत विषय बनाया गया, अंधविश्वास में कमी आई और आधुनिक जो समाज है उसकी नींव पड़ी। तो धर्म सुधार आंदोलन कहा जाए यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल बेसिकली धार्मिक व्यवस्था को बदला बल्कि जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी व्यापक इसमें परिवर्तन लेकर आया। इस आंदोलन ने चर्च की जो एकाधिकार प्राप्त जो अधिकार था उनको समाप्त किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और आधुनिक युग की शुरुआत की। इस प्रकार कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन बेसिकली जो मध्यकालीन यूरोप में आधुनिक यूरोप में परिवर्तन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई थी। ये हमारे पास इसका आंसर था। तो ये पहला क्वेश्चन था जो 15 मार्क्स के लिए आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आपसे बच्चों को उसको रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? रेनेसेंस से कहा जाता है और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले और इसके जो प्रभाव उन पर चर्चा करें। आइए जानते हैं। तो पुनर्जागरण से क्या आशय है? पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागरण होना बेसिकली, ठीक है। यह जो अगर कहा जाए ये शब्द जो है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में एक सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने क्या किया, जो मध्यकालीन युग में धार्मिक और जो पारंपरिक लोगों का जो दृष्टिकोण था उसको चुनौती देकर, अगला पॉइंट है यहाँ पर, आधुनिकता की और मॉडर्नाइजेशन की नींव रखी। यह आंदोलन कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बना। पुनर्जागरण ने मानवतावाद को, तर्कशीलता हो गया, वैज्ञानिक हो गया, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। अब इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं थी, जिससे पहला हमारे पास समझा जा सकता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानवतावाद। इसने मानव को सृष्टि का एक केंद्र माना गया और उसकी जो क्षमताएं हैं, उपलब्धियां, जीवन के महत्व पर जोर दिया। धार्मिक रूढ़ियों के बजाय मानव के जीवन को समझने और सुधारने का यहाँ पर प्रयास किया गया। अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता में, पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। गैलीलियो हो गया, कोपरनिकस हो गया, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान से प्राकृतिक जो नियम है उनको समझाया और धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। इस युग में बेसिकली खगोल शास्त्र हो गया, चिकित्सा, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस सभी की भागीदारी जो क्रांतिकारी प्रगति भी। कलात्मक अगर पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण ने कला के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयों को छुआ, जिनमें माइकल एंजेलो हो गया, लियोनार्डो दा विंची हो गया, राफेल हो गया जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी और सौंदर्य जो परख कला का सृजन किया। पेंटिंग और मूर्ति में मानव शरीर की संरचना हो गई और प्रकृति का यथार्थवाद चित्रण यहाँ देखने को मिला। साहित्य और भाषा का यहाँ विकास हुआ। पुनर्जागरण के दौरान साहित्य के में नई विचारधारा का उदय हुआ। दांते, पेट्रॉक, शेक्सपियर जैसे कई लेखकों ने स्थानीय भाषा में अपनी जो उत्कृष्ट संरचनाएं वो लिखी। साहित्य से मानव जीवन, प्रेम, संघर्ष और समाज के यथार्थ चित्रण पे जोर दिया गया। धर्म और सुधार आंदोलन हमारे पास है। पुनर्जागरण से जो धार्मिक कट्टरता है और जो पाखंड को चुनौती दी गई। सुधार आंदोलन जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से चर्च की सत्ता और रूढ़िवादिता को जोड़ दिया गया। व्यक्तियों को अपने धर्म और आस्था को तत्संगत दृष्टिकोण समझाने का एक अधिकार मिला। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण के युग में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। गुटेनबर्ग के जो प्रिंटिंग प्रेस ने आविष्कार किया, इससे पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई गई और ज्ञान को बेसिकली जन सामान्य तक पहुंचाया गया। विश्वविद्यालय हैं और जो शिक्षण संस्थान है सभी का यहाँ विस्तार हुआ। फिर है अन्वेषण, मतलब जो डिस्कवरी थे उन चीजों को हुआ। इस युग में बेसिकली भौगोलिक खोजों और अन्वेषण को आरंभ हुआ। कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, मैगलन जैसे नए खोजकर्ताओं नए नए मार्ग और महाद्वीपों की खोज की। इससे खोजों से व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान को यहाँ बढ़ावा मिला। फिर व्यक्तित्व का उदय हुआ। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता पर जोर देने का प्रोत्साहन दिया। समाज और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और रुचियों को पालन किया। प्राकृतिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण। कला और साहित्य के क्षेत्र में कहा जाए तो प्रकृति और यथार्थ को विशेष महत्व दिया गया। मानव जीवन, उसकी भावना और संघर्षों का चित्रण सजीव और वास्तविकता निकट किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुनर्जागरण की ने यूरोप में एक नई सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना को जन्म दिया। इसने न केवल मानवता को प्राचीन रूढ़िवादी से मुक्त किया, बल्कि आधुनिकता, विज्ञान और प्रगतिशील विचारधारा को नींव रखी। पुनर्जागरण का प्रभाव हम लोग आज भी देखते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और हर क्षेत्र में दिखा सकता है। अब इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो पुनर्जागरण का जो प्रभाव है न केवल कला में और साहित्य पर पड़ा, बल्कि ये धर्म हो गए, विज्ञान हो गया, राजनीति और समाज के अन्य क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव था।
धर्म और समाज में धर्म सुधार आंदोलन ने धार्मिक कट्टरता का जन्म दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए वैज्ञानिक क्रांति ने नई खोजों और आविष्कारों को मार्ग प्रशस्त किया। राजनीति में यह युग राजशाही से लेकर राजतांत्रिक लोकतांत्रिक समाज सोच की ओर बढ़ा और सामाजिक परिवर्तन में समाज में समानता हो, शिक्षा हो और स्वतंत्रता प्रसार हुआ। अब इस पुनर्जागरण का प्रभाव को और अगर डिटेल लिखना चाहते हैं तो ये डिटेल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपने हिसाब लिखना चाहते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव हुआ, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति प्रभाव, भौगोलिक और व्यापारिक समाज पर समग्र यहाँ प्रभाव हुआ, आधुनिक युग की नींव रखी गई। तो इस प्रकार पुनर्जागरण ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी और यह युग केवल अतीत के ज्ञान का पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि नए नए विचार हैं, दृष्टिकोण है, समाज का निर्माण, इन सभी चीजों पर इसने कार्य किया था। अगला सवाल है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, कॉलोनिज्म से क्या समझते हैं, और आधुनिक युग में प्रारंभ में विदेशी देशों द्वारा स्थापित जो उपनिवेश थे उनका वर्णन करने बोला गया आप सभी बच्चों को। तो पहला, एक उपनिवेश होता क्या, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक शक्तिशाली देश क्या करता है, दूसरा कमजोर देश या फिर कोई क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है और वहाँ के जो भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका शोषण करता है और अपनी राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को थोपता है। इससे क्या होता है, वहाँ इसका उद्देश्य ये था अधिक से अधिक संसाधन उपयोग किया जा सकता है, व्यापारिक लाभ मिलते हैं, राजनीति प्रभुत्व बढ़ता है और संस्कृति का अपना विस्तार भी होता रहता है। अब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य, जैसे पहला है आर्थिक लाभ होता है, कच्चे माल और सस्ते श्रम का उपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है, अन्य देशों को अपने अधीन कर साम्राज्य का विस्तार करना, सांस्कृतिक प्रसार बात करें, अपनी धर्म, अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को दूसरे पर थोपा जाता है, व्यापारिक मार्गों में बात की जाए तो समुद्री मार्ग और व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार होना। आधुनिक युग में अगर आप उपनिवेशवाद का उदय हुआ, जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने नई नई समुद्री मार्गों की खोज की। इससे हुआ क्या, इन खोजों से उन्हें कई नई भूमि और संसाधनों का पहुंचाया। इस समय को भौगोलिक खोज का भी युग कहा जाता है। उपनिवेशवाद की शुरुआत इसी काल में हुई और 19वीं शताब्दी तक ये अपनी चरम सीमा पहुंची है। जैसे विभिन्न देश अपने द्वारा उपनिवेशों वर्णन करते हैं, जैसे स्पेन और पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज 1492 में अमेरिका की खोज में योगदान दिया। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप पर स्पेन ने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। वहाँ के जो स्वदेशी लोग थे, माया, इंका, एजेट का सभी का शोषण किया गया और उनकी सभ्यता को नष्ट किया गया। पुर्तगाल में जैसे वास्को डी गामा ने भारत और अफ्रीका के नए समुद्री मार्ग खोजा। फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट और ब्राजील पर नियंत्रण स्थापित किया। मलक्का, गोवा, मोजाम्बिक में व्यापार स्थापित किए। फिर ब्रिटेन ने क्या किया, 17वीं शताब्दी में भारत पे, उत्तरी अमेरिका हो गया, कैरेबियन द्वीपों में अपना उपनिवेश बनाया। 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको भारत में आया। 1857 के बाद ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया और ब्रिटेन को आपको मालूम होगा कि सूर्यास्त ना होने का साम्राज्य भी कहा जाता था। फ्रांस ने फिर अफ्रीका हो गए, जो दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में अपने उपनिवेश बनाए, बेसिकली कॉलोनी बताया अपना। फिर डच जो नीदरलैंड ने बेसिकली इंडोनेशिया में उपनिवेश स्थापित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में व्यापार केंद्र और बस्तियां बनाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। जर्मनी और इटली ने बेसिकली कहा जाए, जर्मनी 19वीं शताब्दी में नामीबिया, कैमरून और तंजानिया में उपनिवेश बनाए। इटली ने लीबिया और इथियोपिया में अपना उपनिवेश स्थापित किया। फिर इस पर रूस का कहानी दिया हुआ है। फिर अमेरिका। अब इसके देखिए क्या क्या प्रभाव है, हर चीज़ का देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होता है। तो पहला सकारात्मक प्रभाव हुआ, आधुनिक शिक्षा और प्रशासन जो था वो विकास हुआ, बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, वैश्वीकरण की तरफ लोग बढ़े। फिर नकारात्मक आर्थिक शोषण किया गया, संस्कृति का विनाश हुआ और राजनीतिक अस्थिरता हुई और गरीबी और असमानता लगातार बढ़ती चली गई। तो उपनिवेशवाद ने बेसिकली दुनिया के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह औद्योगिक और साम्राज्यवादी शक्तियों के विस्तार का माध्यम था। हालांकि यह शोषण और असमानता का कारण भी बना। इसलिए आधुनिक समय में उपनिवेशवाद के जो प्रभाव है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, लेकिन ये कभी अच्छे तो हो नहीं सकते। किसी के आप घर में जाकर रहना, ये सही बात तो नहीं कहला सकते, ठीक है। इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ये थे आप सभी बच्चों के मेजर पेपर 4 हिस्ट्री के पेपर में आने वाले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए, जो कि 15 मार्क्स से इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।